पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के मामले में कई महीने बीत चुके हैं। अब ये मामला पूरी तरह से हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस पूरे प्रकरण के कई महीने बीत जाने के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं पटना पुलिस का जो एसआईटी था उसके हाथ खाली थे और आखिरकार इस पूरे मामले में एसआईटी की किरकिरी के बाद ये मामला पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में गया। लगातार अब इस पूरे मामले की जांच की आज कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है और ये मामला अब लगातार कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इस पूरे मामले में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो बिल्डिंग का मालिक है मनीष रंजन, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी भी सुनवाई कोर्ट में चल रही है और कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया चल रहा है वो तमाम हम आपको बारीकी से बताएंगे। आपको भी पता है कि नीट की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जिस प्रकार से पीएमसीएच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आई, एफएसएल की रिपोर्ट में जो पीड़िता के अंडरगारमेंट्स थे उसमें स्पर्म मिले, कई लोगों का डीएनए जांच हुआ और आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा के बाद ये मामला सीबीआई के हवाले किया गया। सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। आपको बताते हैं कि नीट छात्रा रेप कांड में मनीष से 25 सवाल, कहाँ थे, क्या किया, लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म किसका, सीबीआई के पास जवाब नहीं, 1200 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट, नीट की छात्रा से रेप हुआ, हाँ, ये तमाम सवाल और जवाब की फेरिस्त हम आपको बताते हैं कि नीट की छात्रा से रेप हुआ, हाँ, किसने किया पता नहीं, छात्रा के कपड़े पर स्पर्म मिला, किसका है पता नहीं, छात्रा ने कमरे से दवा कितने खाली रैपर मिले, 1, 5 या 6, ये सार एसआईटी कोर्ट में जमा की गई। 1200 से अधिक पन्नों की केस डायरी का है। छात्रा 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश मिली, 11 जनवरी को उसकी मौत हुई। 62 दिन बाद भी पुलिस, एसआईटी और सीबीआई के हाथ खाली हैं। सीबीआई की जांच शुरू हुई, 30 दिन हो गए, एजेंसी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, यानी सीबीआई से लेके एसआईटी के हाथ लगातार इस पूरे प्रकरण पर खाली रहे। पटना से जहानाबाद तक माहौल जरूर खूब बना, लगातार जांच की आज पटना से जहानाबाद तक लगातार घूमती रही। पॉस्को कोर्ट में एसआईटी और सीबीआई की कहीं ना कहीं पोल खुल गई। जांच अधिकारियों के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। यानी देखिए, आपको बताते हैं कि जो पूरी जानकारी मिली है, यानी एसआईटी की केस डायरी की जो बातें हैं, जो पड़ताल है, इसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश से किए गए सवाल और उनके जवाब हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मनीष ने एसआईटी के 25 सवालों के जवाब क्या दिए थे। आपका नाम क्या है, पिता और ग्राम, थाना एवं जिला। जवाब, नाम मनीष कुमार रंजन, पिता उदल प्रसाद, गांव रुकनपुर, थाना फतुहा, जिला पटना। सवाल दूसरा था, वर्तमान में कहाँ रहते हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर मुन्ना चक, डॉक्टर सहजानंद गली, थाना चित्रगुप्त नगर, पटना। तीसरा सवाल, किसी और जगह आपने घर बनाया है। जवाब, गरका, थाना मुकदुमपुर, जिला जहानाबाद। यहाँ करीब 10 साल पहले गांव के एक आदमी 1000 स्क्वायर फीट जमीन 1 लाख रुपए में खरीदी, इसे पर 2 रूम, किचन, बरामदा और बाथरूम वाला घर बनाया था। चौथा सवाल, मुकदुमपुर जहानाबाद वाले घर पर कब कब जाते हैं। 2018, 19, हर 2-3 महीने पर घर जाता हूँ, कुछ दिन रहता हूँ, फिर वापस चला आ जाता हूँ। पांचवा सवाल था, मुकदुमपुर जहानाबाद वाले घर किसके साथ जाते थे। ज्यादातर ड्राइवर के साथ जाता था। सवाल 6, आपके कितने बच्चे। जवाब, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी देहरादून में निफ्ट से इंटर्नशिप कर रही है, दूसरी बेटी पावापुरी में मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर की स्टूडेंट है, बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। आप समझ सकते होंगे। और अगला सवाल, आपके साथ 5 और 6 जनवरी 2026 को कौन कौन थे। मेरी पत्नी संगीता रंजन और बेटा आकाश रंजन थे। 9वां सवाल, आप घटना के बारे में आपको कब पता चला। घटना के बारे में सबसे पहले 7 जनवरी 2026 को पता चला। 11वां सवाल, हॉस्टल संचालिका नीलम देवी ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पास रो रही थी, पूछने पर बताया कि हॉस्टल में एक बच्ची दवा खा ली है, वो बीमार थी। घटनाक्रम के बारे में बताएं। मुझे डेट स्पष्ट याद नहीं है। नीलम देवी संचालिका, वार्डन जिसका एक नाम साफ याद नहीं है, और अमरेंद्र गार्ड। पूछताछ के लिए पुलिस ले गई
थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। 14 जनवरी को पुलिस मुझे ले गई। सवाल 12वां था कि क्या आपने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी थी? नहीं। 13वां, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आप कहाँ रहते थे? 5th फ्लोर पर रहता था। मैं आने जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करता था। 14वां सवाल, क्या गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां भी लिफ्ट का इस्तेमाल करती थी? नहीं, वे सीढ़ियों का प्रयोग करती थी। 15, क्या आप कभी पीड़िता को देखे या मिले? नहीं, पीड़िता हम कभी नहीं मिले। ये तमाम बारीकी से सवाल थे। 16वां सवाल, क्या आपने पीड़िता के परिजन को सूचना दी थी? नहीं। 17वां सवाल, क्या आप पीड़िता को देखने अस्पताल गए थे? नहीं। 18वां, आपका व्यवसाय क्या? मेरा एक बुद्धा विहार नाम का अस्पताल है, यहाँ मैं डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ। बुद्धा विहार मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल, 8-8 घंटे का शिफ्ट में डॉक्टर आते हैं। मेरे अलावा अस्पताल में 2 और डायरेक्टर सुधीर और बरजेश हैं। मेरी एक ऑक्सीजन सप्लाई की दुकान है। 19वां सवाल, बुद्धा विहार अस्पताल कितने साल पुराना? लगभग 4 साल पुराना। 20वां सवाल, क्या आपकी 5वीं मंजिल पर सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं। सीसीटीवी कैमरा ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक इन्हें हॉस्टल संचालिका ने लगवाया। 21वां, आप आखिरी बार जहानाबाद कब गए थे? लगभग 2 साल पहले। 22वां सवाल, घटना से पहले आप कहाँ थे? मैं अपनी पत्नी संगीता रंजन और ड्राइवर छोटू कुमार के साथ 23 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 7:30 बजे अपने गाड़ी से दिल्ली गया और इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ अपनी बेटी के पास गया। वहां से बेटी को लेकर देहरादून गया इंटर्नशिप के लिए। बेटी को वहां छोड़कर दिल्ली आया। 1 जनवरी को खाटू श्याम दर्शन करते हुए 2 जनवरी को आपस में वापस पटना आया। 23वां सवाल, आप पटना से बाहर थे तो उस समय पर कौन था? बेटा आकाश और दूसरी बेटी घर पर थी। 24वां सवाल, क्या आपका एग्रीमेंट पेपर उपलब्ध है? हॉस्टल संचालिका नीलम देवी के साथ एग्रीमेंट किया गया था। मैंने 4th फ्लोर के हॉल का है। 25वां सवाल, क्या आप कुछ उल्लेखनीय बात चाहेंगे? नहीं। अब जानिए छात्रा की इलाज करने वाले प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर सतीश ने एसआईटी को क्या बताया। आपको बता दें कि घटना के संदर्भ में क्या कहना है। मैं इमरजेंसी क्रिटिकल केयर ट्रामा का चीफ कंसल्टेंट हूँ। 6 जनवरी को शाम 7:28 और 18 साल की लड़की 2 लड़के और 1 औरत के साथ इमरजेंसी में आई। उसका ब्लड प्रेशर 90 था, शरीर ठंडा पड़ गया था, ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। हमने उसके सेंट्रल लाइन कैनुला पतली नली जिसे नस में डाला जाता लगाया, बीपी कंट्रोल किया। इसके बाद उसकी सांस की नली प्रोटेक्ट किया और उनकी नाक के रास्ते एनजी ट्यूब डाला गया। सवाल, सेंट्रल लाइन क्या है? सेंट्रल लाइन बड़ी नस है जिसके सहारे हम मरीज के शरीर तल दवा और तरल डालते हैं। मरीज मुंह से भोजन करने की स्थिति में नहीं है तो उसी तरह पोषक तत्वों वाला तल दिया जाता है। तीसरा सवाल, इसके बाद आपने क्या किया? हमने मरीज के खून का सैंपल जांच के लिए भेजा। मरीज शॉक में थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़े थे। उसके लक्षण देखकर हमने पाया कि यह ड्रग ओवरडोज उसमें भी ओपियोइड पॉइजनिंग हो सकता है, मतलब दर्द से राहत देने वाली दवा ओवरडोज। प्रोटोकॉल के अनुसार हमने मरीज का यूपीटी टेस्ट कराया। यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है। इससे पता चलता है कि मरीज गर्भवती है या नहीं। कोई भी यंग फीमेल अचेत हालत और शौक में आती है तो यह टेस्ट कराया जाता है। हमें शक हुआ कि जहर से मरीज की हालत खराब हुई, इसलिए उसके यूरिन को टेस्ट के लिए भेजा। इससे टेस्ट में यूरिन टॉकोलॉजी बोलते हैं। इससे पता चलता है कि मरीज के शरीर में किस तरह का जहर है। चौथा सवाल, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के रिपोर्ट में क्या आया? जवाब, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव था। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट बेंजोडाइजेपिन्स और ओपायट्स स्क्रीनिंग पॉजिटिव आया। बेंजोडाइजेपिन्स नींद की दवा है, ओपोयट्स दर्द की दवा होता है। सवाल 5वां, इलाज के दौरान क्या कोई महिला गायनोलॉजिस्ट मरीज को देखा था? हाँ, हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। इसमें इंटरनल इंजरी का पता नहीं चला। गायनी कंसल्टेंट के जो कमेंट वह हमने आपको दिया, मैं उससे ज़्यादा कमेंट कुछ नहीं कहूँगा। छठा सवाल, इसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया? हमने मरीज के ब्रेन का सीटी स्कैन कराया। पता चला कि उसके ब्रेन पर प्रेशर पड़ा है, थोड़ा खून भी बहा है, इसका इलाज भी किया। 7वां सवाल, आपके हॉस्पिटल में किन किन डॉक्टरों ने छात्रा का इलाज किया?
जवाब में प्राइमरी कंसल्टेंट था डॉक्टर राजेश, पराजनी कंसल्टेंट थे डॉक्टर अभिषेक, अमन और अभिनव टीम में थे। सवाल, छात्रा के परिजनों में आप लोगों में क्या क्या बताया था? परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी ठीक ठाक थी। 5 जनवरी को शाम 5 बजे पटना स्टेशन से उतरी, हॉस्टल गई। हॉस्टल वार्डन का फ़ोन आया कि आपकी बेटी जब से आई है तब से खाना नहीं खाया है। छात्रा हमारे पास आई, उसने 7 वार्डन, 2 लोग और जो खुद छात्रा के मामा बता रहे थे उन्होंने बताया कि छात्रा 6 घंटे से बेहोश है। 9वां सवाल था, क्या परिजन ने छात्रा के साथ किसी घटना की आशंका आपसे व्यक्त की थी? नहीं। हमने बार बार पूछा कि आपको कोई शक है तो बताइए, जैसे कि किसी के जहर दे दिया हो, फिर कोई और बात हो। हमारे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है कि हमने क्या क्या पूछा। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जाहिर नहीं की, किसी तरह की मारपीट दूसरी घटना की आशंका जाहिर नहीं की। 10वां सवाल, कितने तारीख को पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया? पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया गया। पेशेंट को ये सब लोग यहाँ से दूसरे अस्पताल लेकर गए। हमने पुलिस को बताया था कि छात्र के परिजन बहुत परेशान कर रहे हैं, दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। मेरे कॉल कर पुलिस को बुलाया था। पुलिस के सामने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की गई। इसके बाद हमने बच्ची को दूसरे अस्पताल जाने दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस, एसआईटी और सीबीआई की जांच में अब तक 3 बड़ी लापरवाही हुई है। मनीष को गिरफ्तार किया गया लेकिन रिमांड पर नहीं लिया गया। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी तक ना एसआईटी और ना ही सीबीआई ने रिमांड लेकर पूछताछ की। एसआईटी ने बेउर जेल जाकर मनीष से पूछताछ की। कोर्ट में उसने बयान बदल दिया। एसआईटी ने कोर्ट में बताया कि 5-6 जनवरी को मनीष शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपरी स्थित अपने घर में था। हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल ने बताया कि उसने घटना की जानकारी मनीष को नहीं दी, उसे वार्डन ने बताया होगा। मनीष ने कोर्ट में कहा 5 जनवरी की सुबह 10 बजे वो बेटी को लेकर पावापुरी के मेडिकल कॉलेज गया। उसी दिन रात के 8 बजे वापस लौटा। 6 जनवरी की सुबह 10:30 बजे उसने ऑफिस के लिए निकल गया। 7 जनवरी की सुबह उसे हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल ने घटना की जानकारी दी। सातिर है मनीष बार बार बदल रहा है बयान। पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे ने कहा कि मनीष रंजन बेहद सातिर है, वो बार बार अपना बयान बदल रहा है। छात्रा की मौत मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, तो वो 14 जनवरी को घर से बाहर क्यों गया? उसे गिरफ्तार करने एएसपी सदर अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचे तो वो वहां नहीं था। उन्होंने कहा कि मनीष की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वो कार से बाहर गए हैं। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे पटना के भागवत नगर से पकड़ा। पुलिस ने केस डायरी में लिखा कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया। ऐसे में सवाल है कि किसके दबाव में मनीष को पुलिस ने बचाया? मनीष को कौन कौन बचा रहा है? वो किसका करीबी है? ड्राइवर से हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन गया मनीष। वकील एसके पांडे ने दावा किया कि मनीष कुछ साल पहले तक जहानाबाद के एक पूर्व सांसद का ड्राइवर था, अब बुद्धा विहार नाम से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। वकील ने आरोप लगाया कि मनीष हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता है, वो लड़कियों को मजबूर कर गलत धंधे में ढकेलता है। इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी और सीबीआई जांच करे क्यों बयान बदल रहा है मनीष। वकील एसके पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट रेप और हत्या की तरफ इशारा करती है, लेकिन यहाँ पर जांच एजेंसी झूठी और मनगढ़ंत कहानी तैयार कर रही है। इसी वजह से कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी सीबीआई के बयान मैच नहीं कर पा रहे। मनीष बार बार बयान बदल रहा है, तो इसकी जांच एसआईटी और सीबीआई को करनी चाहिए थी, पता लगाना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कर रहा। वो खुद को बचाने के लिए इस तरह के हथगंडे अपना रहा है। ये तमाम बातें पीड़िता के वकील एसके पांडे का कहना है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को छात्रा बेहोश मिली थी, 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई, 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। 9 जनवरी को पटना पुलिस ने चित्रगुप्त नगर में एफआईआर दर्ज किया। तत्कालीन थानेदार सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी ने 9 से 17 जनवरी तक केस की जांच की। 18 जनवरी से 13 फरवरी तक पटना पुलिस की एसआईटी ने केस की जांच की। 14 फरवरी से लेके अब तक सीबीआई केस की जांच कर रही है। एसआईटी ने माना है कि रेप हुआ है, कपड़े पर मिला स्पर्म किसका है ये पता लगाने के लिए कई लोगों के सैंपल की जांच हुई, लेकिन ना बिहार पुलिस और ना सीबीआई अब तक पता लगा पाई कि रेप किसने किया और वो स्पर्म किसका। अब ये सवाल बरकरार है कि छात्रा की मौत कैसे हुई। छात्रा के कमरे में नींद की दवा के कितने खाली पत्ते मिले, अलग अलग बयान है। एसआईटी के केस डायरी में बताया गया कि 10 जनवरी की दोपहर 1 बजे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पुलिस ने मेडिसिन की एक खाली पत्ता जब्त किया। ये छात्रा के मामा के पास था। दूसरी तरफ वकील के एसके पांडे ने बताया कि सीबीआई ने
कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान उन्हें दवा 6 खाली पत्ते मिले थे। वहीं एसआईटी को दिए बयान में हॉस्टल की वार्डन चंचल ने कहा कि उसने छात्रा के कमरे में बेड के नीचे दवा के 5 रैपर बरामद किए थे। दवा के पत्तों को लेकर 3 तरह की बातें सामने आने के बाद कोर्ट में सवाल खड़ा हो गया। यानी ये तमाम जानकारियां आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो दैनिक भास्कर के हवाले से है। यानी जिस प्रकार से एक पीड़िता की मां इंसाफ के लिए आज भी दर दर भटक रही है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माय पीडीए समाचार, पटना।